यहाँ का लक्ष्य एकदम आसान है कि डेरिवेटिव क्या है, लेकिन इस टॉपिक में कुछ प्रकार है और अगर आप सावधान नहीं रहे तो कुछ उलझने हो सकती है। इसलिए दूसरा लक्ष्य यह है कि आप इन उलझनों को समझो और कैसे उनसे बचना है ये भी सीखें। लोग अक्सर कहते हैं कि डेरिवेटिव एक तुरंत बदलाव का दर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को मापता है, लेकिन अगर आप सोचें तो ये शब्द विन्यास थोड़ा उल्टा लगता है। बदलाव यानी कि चेंज हमेशा दो अलग समय के बीच होता है और अगर आप सिर्फ एक पल पर ध्यान देते हैं तो वहाँ कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। आपको ये बात और समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब आप समझते हो कि तुरंत बदलाव का दर जैसे शब्द गलत है, तब आप समझते हो कितने होशियार थे कैलकुलस के जनक यानी कि फादर्स, जो इस आइडिया को एक ठीक तरीके से गणित के माध्यम से समझा पाएंगे, जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। हमारा एग्जाम्पल एक कार का होगा जो पॉइंट ए से शुरू होती है, तेज चलती है, फिर पॉइंट बी पर 100 मीटर दूर पर आकर रुक जाती है। यहाँ सब 10 सेकेंड्स में हो जाता है। यही सिचुएशन को समझते हुए हम डेरिवेटिव को समझेंगे। अगर हम इस गति को एक ग्राफ पर दिखाएं जहां वर्टिकल एक्सिस कार के डिस्टेंस को दिखाता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस समय को, तो हर समय टी पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पॉइंट है उस पल तक कार कितनी दूरी तय कर चुकी है वो ग्राफ की हाइट से पता चलेगा। ऐसे डिस्टेंस फंक्शन को अक्सर एस ऑफ टी कहा जाता है। मैं डी का उपयोग करता, लेकिन उसका कैलकुलस में पहले से एक और काम है। शुरू में ग्राफ का कर्व धीरे होता है क्योंकि कार धीरे चलती है। पहले सेकंड में दूरी ज़्यादा बढ़ती है, अगले कुछ सेकंड्स में जब कार तेज़ होती है, हर सेकंड में जो दूरी कार तय करती है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है, जो इस ग्राफ में एक तेज़ चढ़ाई को दिखाता है। फिर जब कार धीरे होती है, ग्राफ का कर्व फिर से हल्का हो जाता है। अगर हम कार की गति यानी कि वेलोसिटी को मीटर प्रति सेकंड में समय के हिसाब से दिखाए तो वो एक उभार जैसा दिखाई देगा। शुरू में कार की गति बहुत कम होती है, यात्रा के बीच तक कार अपनी अधिकतम गति पर पहुंचती है और हर सेकंड में ज़्यादा दूरी तय करती है। फिर कार धीरे धीरे शून्य स्पीड पर आ जाती है। ये दोनों कर्व्स आपस में ज़रूर जुड़े होते हैं। अगर आप दूरी और समय के फंक्शन को बदलते हो तो गति और समय का फंक्शन भी बदलता है। हमें ये समझना है कि ये संबंध कैसे काम करता है। गति दूरी और समय के फंक्शन पर कैसे असर डालती है, ये समझने लायक बात है। इसे समझने के लिए गति का मतलब यहाँ क्या है, इस पर थोड़ा और गौर करना पड़ेगा। हमें पता होता है कि किसी पल पर गति का क्या मतलब है। वो वही होता है जो कार के स्पीडोमीटर पर उस वक्त दिख रहा होता है। जब दूरी का फंक्शन ज़्यादा चढ़ाई दिखाता है तब कार ज़्यादा दूरी प्रति यूनिट समय में तय करती है और गति ज़्यादा होती है। ये लॉजिकल लगता है, लेकिन एक अजीब बात यह है कि एक पल पर गति का कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं कार की, एक पल का स्नैपशॉट, और आपसे पूछूं कि कार कितनी तेज़ जा रही है, तो आप बता नहीं पाएंगे। आपको दो अलग अलग पल चाहिए होंगे जिनके बीच आप तुलना कर सकें। तब आप दूरी के बदलाव को समय के बदलाव से विभाजित करके यानी कि डिवाइड करके गति निकाल सकते हैं। सही, गति वही होती है दूरी प्रति यूनिट समय। तो फिर हम ऐसा फंक्शन गति के लिए कैसे देख रहे हैं जो सिर्फ एक ही पल की वैल्यू लेता है, एक पल का स्नैपशॉट? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? हम चाहते हैं कि हर एक पल को एक गति से जोड़ा जाए, लेकिन गति निकालने के लिए हमेशा दो अलग अलग पलों की तुलना चाहिए। अगर ये अजीब और विरोधाभासी यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है तो सही है, आप वही संघर्ष समझ रहे हैं जो कलन यानी कि कैलकुलस के जनक फादर्स भी समझते थे। और अगर आपको बदलाव की दर को गहराई से समझना है, सिर्फ चलती कार के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के कई विषयों के लिए, तो आपको इस विरोधाभास को समझना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। सबसे पहले असली दुनिया की बात करें, फिर हम पूरी तरह से गणित की बात करेंगे। सोचिए कि कार का स्पीडोमीटर क्या कर रहा होगा। किसी समय जैसे 3 सेकंड के सफ़र के बाद स्पीडोमीटर यह मापता है कि कार बहुत कम समय में कितना दूर जाती है, जैसे 3 सेकंड और 3.01 सेकंड के बीच की दूरी। फिर यह मीटर प्रति सेकंड में गति निकालता है जो उस छोटी दूरी को छोटे समय 0.01 सेकंड से विभाजित करता है। यानी
एक असली कार इस उलझन कंफ्यूजन को टालती है और वास्तविक समय में एक ही बिंदु पर गति की गणना नहीं करती। यह गति को बहुत कम समय के दौरान मापती है। तो उस समय के अंतर को हम dt कहते हैं, जिसे आप 0.01 सेकेंड मान सकते हैं, और उस दूरी को ds कहते हैं। तो किसी भी समय पर गति ds को dt से विभाजित करके यानी कि डिवाइड करके यानी कि छोटे समय में दूरी में बदलाव को समय में बदलाव से विभाजित करती है। ग्राफ में आप t=3 के बिंदु पर दूरी और समय के ग्राफ को जूम करने की कल्पना कर सकते हैं। dt का मतलब है समय का एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना और ds का मतलब है ऊंचाई में बदलाव, क्योंकि ऊर्ध्वाधर लाइन दूरी को दर्शाती है। dt का मतलब है समय का एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना और ds का मतलब है ऊंचाई में बदलाव, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है वो दूरी को दर्शाती है। तो ds को dt से विभाजित करने का मतलब है यानी कि डिवाइड करने का मतलब है दो पास के बिंदुओं को उसके बीच की ढलान निकालना। t=3 का कोई खास मतलब नहीं है, हम इसे किसी भी समय बिंदु पर लागू कर सकते हैं। इसलिए हम इस ds/dt को समय के अनुसार एक फंक्शन मानते हैं। इसका मतलब है आप मुझे कोई भी समय t देंगे और मैं आपको उस समय पर इस रेशो का मान यानी उस समय की गति बता सकता हूँ। उदाहरण के लिए जब मैंने इस ग्राफ को खींचा जो गति को दर्शा रहा है, तो सबसे पहले मैंने एक छोटा dt चुना। मेरे मामले में यह 0.01 था। फिर मैंने कंप्यूटर से 0 से 10 के बीच में समय t के कई बिंदुओं को देखा और दूरी के फंक्शन s को t+dt पर निकाला और फिर उस समय t पर उस फंक्शन के मान को घटाया। दूसरे शब्दों में यह दूरी के बदलाव है जो दिए गए समय t और उसके 0.01 सेकेंड बाद के समय के बीच हुआ। फिर आप उस अंतर को समय के अंतर dt से विभाजित करते हैं और इससे आपको प्रत्येक समय बिंदु पर मीटर प्रति सेकंड में गति मिल जाती है। इस तरह के फॉर्मूलाज को आप कंप्यूटर को कोई भी दूरी का फंक्शन देंगे और यह उस दूरी के फंक्शन से गति का ग्राफ निकाल सकता है। यह अच्छा समय है रुकने, सोचने और यह सुनिश्चित करने का कि दूरी और गति के इस संबंध को समझना सही है, क्योंकि अब हम डेरिवेटिव के उलझन को सीधे समझने जा रहे हैं। यह जो ds/dt का विचार है, फंक्शन s के मान में छोटे बदलाव को उस छोटे समय में बदलाव से विभाजित करना, यही लगभग डेरिवेटिव होता है। हालांकि कार का स्पीडोमीटर एक निश्चित समय अंतर जैसे 0.01 सेकेंड देखता है और ग्राफ खींचने का प्रोग्राम भी एक वास्तविक समय अंतर देखता है, लेकिन गणित में डेरिवेटिव यह अनुपात ds/dt यानी कि रेशो ds/dt किसी खास dt के लिए नहीं होता, बल्कि यह वो अनुपात होता है जो dt के 0 के करीब आते आते निकलता है। खुशकिस्मती से इसका एक अच्छा दृश्यात्मक समझ है। इसका मतलब क्या है कि यह अनुपात यानी कि रेशो किस ओर बढ़ रहा है। याद रखिए, किसी विशेष dt के लिए यह अनुपात रेशो ds/dt ग्राफ पर दो अलग अलग बिंदुओं के बीच ढलान है, सही। जब dt 0 के करीब आता है और ये दो बिंदु एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उस रेखा की ढलान उस बिंदु t पर ग्राफ को छूने वाली टेंजेंट रेखा की ढलान के करीब पहुंचती है। तो शुद्ध गणितीय डेरिवेटिव दो पास के बिंदुओं के बीच की ढलान नहीं होती, बल्कि ग्राफ पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा की ढलान होती है। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव वो होता है जब dt बहुत छोटा हो जाए, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप dt के लिए 0 डाल दें। ये dt हमेशा एक छोटा और गैर शून्य मान रहता है, बस इतना कि यह 0 के पास पहुंचता है। मुझे यह बहुत समझदारी भरा लगता है। हालांकि किसी पल में बदलाव को कोई मतलब नहीं है। dt को 0 के करीब लाने का यह विचार हमें इस विषय पर बात करने का मौका देता है। क्या यह दिलचस्प नहीं है? यह एक पल में बदलाव के उलझन को छूता भी है और उससे बच भी जाता है, और यह हमें एक अच्छा दृश्यात्मक तरीका भी देता है एक बिंदु पर ग्राफ को छूने वाली रेखा के ढलान के रूप में। और क्योंकि किसी पल में बदलाव का कोई मतलब नहीं है, यह आपके लिए सही होगा कि आप इस ढलान को किसी एक बिंदु के आसपास बदलाव की सबसे सही स्थायी अनुमानित दर के रूप में देखें। वैसे
यहाँ नोटेशन के बारे में भी कुछ बातें कहना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने dt को t में छोटे बदलाव के लिए इस्तेमाल किया है जिसका कुछ आकार होता है, और ds की दूरी में बदलाव के लिए जिसका भी एक आकार होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें इसी तरह समझें। लेकिन गणित में जब आप d अक्षर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप यह दिखा रहे हैं कि dt 0 के करीब आ जाएगा। असली और प्योर मैथ डेरिवेटिव को ds डिवाइडेड बाय dt लिखा जाता है। भले ही यह टेक्निकली फ्रैक्शन न हो, लेकिन यह वो फ्रैक्शन है जो छोटे छोटे t के कदम के साथ नज़दीकी में पहुंचता है। एक स्पेसिफिक उदाहरण से समझते हैं। यह रेशो छोटे छोटे वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट करना मुश्किल लगता है, लेकिन अजीब तरीके से यह थोड़ा आसान हो जाता है। मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस और टाइम का फंक्शन है जो t क्यूब्ड के बराबर है। अगर कार 1 सेकंड में t क्यूब्ड डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसने 1 सेकंड में 1 क्यूब 1 मीटर ट्रैवल किया, और 2 सेकंड में 2 क्यूब यानी 8 मीटर ट्रैवल किया। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बाद में यह बहुत सिंपल निकलेगा। यह वो चीज़ है जो आपको कैलकुलस में केवल एक बार ही करनी पड़ती है। मान लीजिए आपको वेलोसिटी यानी ds डिवाइडेड बाय dt किसी स्पेसिफिक टाइम पर कैलकुलेट करनी है, जैसे t इज 2 पर। अभी के लिए dt को एक एक्चुअल साइज यानी एक नज़दीकी कदम माने। हम इसे थोड़ा बाद में 0 होने देंगे। 2 सेकेंड्स और प्लस dt सेकेंड्स के बीच का छोटा सा अंतर है s ऑफ 2 प्लस dt माइनस s ऑफ 2, और इसे हम dt से डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमारा फंक्शन t क्यूब्ड है तो न्यूमरेटर कुछ ऐसा दिखेगा, 2 प्लस dt क्यूब्ड माइनस 2 क्यूब्ड, और इसे हम एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन मैं आपको सारे स्टेप्स दिखाऊंगा। जब आप इसे एक्सपांड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 क्यूब्ड प्लस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर्ड dt प्लस 3 टाइम्स 2 टाइम्स dt स्क्वायर्ड प्लस dt क्यूब्ड, और यह सब माइनस 2 क्यूब्ड। इसमें कई टर्म्स है, लेकिन इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2 क्यूब्ड टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जो टर्म्स बचे हैं उन सभी में dt है, और चूंकि नीचे भी dt है तो कई टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ds डिवाइडेड बाय dt का रेशो 3 टाइम्स 2 स्क्वायर्ड और बाकी टर्म्स जिनमें dt है में सिंप्लीफाई हो जाता है। जब dt 0 के नज़दीक पहुंचता है तो बाकी टर्म्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आपके पास एक सिंपल रिजल्ट है, 3 टाइम्स 2 स्क्वायर्ड यानी 12। इसका मतलब है कि हम t इज 2 पर ग्राफ का टेंजेंट लाइन का स्लोप 12 है। यह सिर्फ t इज 2 के लिए नहीं है। आप जनरलाइज करके कह सकते हैं t क्यूब्ड का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हमेशा 3 टाइम्स t स्क्वायर्ड होता है। अब एक कदम पीछे लीजिए और देखिए कि यह कितना सुंदर है। डेरिवेटिव एक कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, लेकिन यह आपको एक सिंपल और क्लीन रिजल्ट देता है, साफ रिजल्ट देता है। हमारे पास डिस्टेंस में छोटे छोटे परिवर्तन हैं और टाइम में छोटे छोटे परिवर्तन हैं, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को नहीं देख रहे हैं, बल्कि यह देख रहे हैं कि यह किस ओर बढ़ता है। यह सोचने में काफ़ी भारी लगता है, लेकिन इसके बाद हमें एक सिंपल एक्सप्रेशन मिलता है जो 3 टाइम्स t स्क्वायर्ड है। असल में हर बार इतना अलजेब्रा नहीं करना पड़ता। यह जानना कि t क्यूब्ड का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर्ड है कैलकुलस के स्टूडेंट्स को जल्दी से सीखने वाली चीज़ों में से एक है, जिसे बार बार रीडेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको डेरिवेटिव फॉर्मूलाज को ज्योमेट्रिक तरीकों से समझने का एक अच्छा तरीका दिखाऊंगा, लेकिन जो पॉइंट मैं इस अलजेब्राइक प्रक्रिया से बताता हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको डेरिवेटिव्स फॉर्मूलाज को ज्योमेट्रिक तरीकों से समझने का एक अच्छा तरीका दिखाऊंगा। लेकिन जो पॉइंट मैं इस अलजेब्राइक प्रक्रिया से बताना चाहता हूँ वो यह है कि जब आप किसी स्पेसिफिक dt वैल्यू के लिए डिस्टेंस में छोटे परिवर्तन को देखते हैं तो आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है।
लेकिन जब आप देखते हैं कि यह रेशो dt के ज़ीरो की ओर बढ़ते समय क्या होता है, तो आप उस कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर कर सकते हैं और प्रॉब्लम बहुत सरल हो जाती है। यही वह जगह है जहाँ कैलकुलस उपयोगी साबित होता है। एक और रीज़न इस स्पेसिफिक डेरिवेटिव को दिखाने का यह है कि इससे हम कुछ ऐसे पैराडॉक्सेस के एग्जाम्पल देख सकते हैं जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की इल्यूजन पर ज़्यादा विश्वास करने पर उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए सोचिए कि कार टी क्यूब डिस्टेंस फंक्शन के अनुसार चल रही है और t इज इक्वल्स टू ज़ीरो के समय उसकी गति के बारे में विचार करें। एक और हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके उसकी स्पीड t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर निकाल सकते हैं, जो 3t स्क्वायर्ड के हिसाब से ज़ीरो होती है। इसका मतलब है कि ग्राफ पर उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन पूरी तरह से फ्लैट होती है और कार की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो होती है। इससे लगता है कि कार उस समय मूव नहीं कर रही, लेकिन दूसरी ओर अगर कार t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर मूव नहीं कर रही है तो वह कब मूव करेगी? यह विचारणीय है, इसे हम सोच सकते हैं। सवाल यह है कि क्या कार t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर मूव कर रही है? क्या आपको इस पैराडॉक्स का एहसास हो रहा है? समस्या यह है कि यह सवाल ही गलत है। यह एक मोमेंट में चेंज की बात करता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं। डेरिवेटिव का मतलब यह नहीं है कि कार की एक्चुअल वेग यानी कि वेलोसिटी क्या है, गति, बल्कि यह बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है उस समय के आसपास की गति का। उदाहरण के लिए अगर आप टाइम के एक्चुअल परिवर्तन को देखें, जैसे t इज इक्वल्स टू ज़ीरो और t इज इक्वल्स टू 0.1 के बीच, तो कार 0.001 मीटर मूव करती है। यह बहुत छोटा है, लेकिन टाइम के परिवर्तन के मुकाबले यह महत्वपूर्ण है। इसका एवरेज स्पीड 0.01 मीटर प्रति सेकंड बनता है। डेरिवेटिव का ज़ीरो होना यह दर्शाता है कि जैसे जैसे आप टाइम को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, यह स्पीड रेशो ज़ीरो की ओर बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कार रुकी है। वेलोसिटी का ज़ीरो होना सिर्फ एक अनुमान है। जब भी लोग डेरिवेटिव को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के रूप में रेफर करते हैं, यानी कि बताते हैं, जिसे हम अक्सर एक ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, यानी कि एक विपरीत है, तो उसे एक शॉर्ट हैंड के रूप में सोचा जा सकता है। अगले कुछ वीडियो में मैं डेरिवेटिव के बारे में और भी बात करूंगा। यह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसा दिखता है, इसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और यह क्यों उपयोगी है। हमेशा की तरह विजुअल इंट्यूशन पर ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद।